नमस्कार। जिस बजट बुलेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। कहा जाता है कि बजट अकाउंटिंग है, जगलरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक कोर्स करेक्शन है। मगर साहब, चाहे जो भी हो, इतने सारे आंकड़े, इतना बड़ा देश, इतनी सारी जनसंख्या, इतने सारे पैसे, और इसका कोलेशन समझना और प्रोजेक्शन समझना आम आदमी के बस की बात नहीं है। उसके लिए जरूरत होती है एक्सपीरियंस्ड और समझदार लोगों की। और उसके लिए हमने जिस बजट बुलेट्स में बुलाया है सुभाष गर्ग जी को। सुभाष गर्ग जी के तारुफ में मैं ये कहना चाहूंगा, ये देश के इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, वर्ल्ड बैंक में पोस्टिंग रही। लेकिन इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2006 और 7 में इन्होंने राजस्थान की सरकार का बजट प्रेजेंट किया। मगर अगर आज वो हमारे साथ टिप्पणी करने बैठ रहे हैं निर्मला सीतारमन के मोदी 3.0 के पहले बजट के, जो कि निर्मला सीतारमन जी का 7वां है, तो मैं ये बता दूं कि आज से ठीक 5 साल पहले ऐसा ही माहौल था, ऐसा ही मौसम था। मॉनसून के बादल छाए हुए थे मगर बारिश नहीं हो रही थी, गर्मी शिद्दत की थी। उस समय पे गर्ग साहब देश के बजट को बना रहे थे। मोदी 2.0 का पहला बजट जुलाई 2019 में। गर्ग साहब, कितना बदल गया है देश और इकोनॉमी उस समय से लेके आज में। बदलाव तो बदलाव ही कांस्टेंट है। लेकिन जो ड्रामेटिस पर्सोना है, प्रधानमंत्री वही है, हम्म। वित्त मंत्री वही है, वित्त मंत्रालय वही है। और बजट में बहुत कुछ हम्म। नया भी आता है, लेकिन बहुत कुछ चला भी आता है। हम्म। बहुत सारी स्कीम्स अगर आज भी अब बजट में देखेंगे तो कोई 10 साल से चल रही है, कोई 15 साल से चल रही है, कोई 20 20 साल से चल रही है। अब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सड़क योजना 2003 में शुरू हुई थी, आज 21 साल हो गए। तो इस ये बजट देश भी तो बढ़ता भी है और साथ भी चलता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कहा कि काफी इसमें आंकड़े रहते हैं बहुत। दसियों तरह से सरकार टैक्स इकट्ठा करती है, दसियों तरह से नॉन टैक्स इनकम इकट्ठी करती है, डिसइन्वेस्ट करती है, प्राइवेटाइज करती है, सेल करती है, डिविडेंड लेती है, फलाना टिकड़ा। इतनी तरह से आमदनी आती है सरकार की। इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, टैक्स उस पे। इसी तरह से एक्सपेंडिचर साइड में दर्जनों स्कीम चलाते, दर्जनों क्या, एक अगर वो आप स्टेटमेंट देखें तो उसमें जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है उसमें 800 से ज्यादा स्कीम्स का जिक्र है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 90 से ज्यादा स्कीम्स का जिक्र है। मैं सो आपसे इतना ये बड़ा। जानना चाहूंगा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इस सरकार वही ड्रामेटिस पर से आपने कहा, वही वही प्रधानमंत्री और वही निर्मला सीतारमन जी, क्या कहीं इकोनॉमिक कंपस घूमी है इस सरकार की 2019 और 2024 से? यस, काफी बदलाव आ गया है। इस तरह से। तो 2019 में अगर आपको याद हो तो इकोनॉमी एक स्लाइडिंग की तरफ थी, जी। गिर रही थी। 19-20 की ग्रोथ रेट भी पूरे साल की 3.5% 4% रही। तो वो साल मुश्किलात था इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। लेकिन सरकार के पास मेजोरिटी बहुत थी। हम्म। सरकार के पास एमपीज और एक तरह से सरकार का कॉन्फिडेंस जो था वो कहीं बहुत ज्यादा था। हम्म। आज इकोनॉमी की हालत काफी बदली है। इस समय हम वापस से एक तरह से ग्रोथ मोमेंटम पे हैं। हालांकि कोविड के टाइम में हमने काफी नुकसान भी उठाया है, लेकिन 3 4 साल से हम 7% 8% की दर से ग्रो कर रहे हैं। तो इकोनॉमी एक थोड़ी सी अपस्विंग पे है। उसके फंडामेंटल्स में थोड़े और बहुत परिवर्तन आ गए हैं। हम्म। 2019 तक के टाइम में ये हम कहते हैं कंजम्पशन लेड ग्रोथ थी, हम्म। कि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे। लोगों का रहने सहने का जो हालचाल तरीका। है वो थोड़ा बेहतर हो रहा था। कंजम्पशन की ग्रोथ ज्यादा थी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ कम थी। अब आज के दिन उल्टा है, कंजम्पशन रुका हुआ है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट, देश में आमदनी कम होने के कारण से थोड़ा सा डिस्ट्रेस है, कहीं ज्यादा डिस्ट्रेस है। उसके मुकाबले इन्वेस्टमेंट जो है, सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह बढ़ा के
थोड़ा इन्वेस्टमेंट को काफी पटरी पे लाए हुए हैं। तो बहुत परिवर्तन हो जाता है इकोनॉमिक हालात के बीच में। विल यू, क्या इंटरनेशनल आप ये सिचुएशन कहेंगे, आप ये कहेंगे कि वो जो एक ब्लस्टर था उस समय पे 2019 में, इस बार इकोनॉमिक्स मगर पॉलिटिक्स भी है बजट में? ये तो देखिए इनका कांस्टेंट सोच है प्राइम मिनिस्टर का। वो बजट के माध्यम से देश के सभी सेक्शंस को, अब आज भी जो एक ज्ञान के नाम से चल रहा है, गरीब, नारी और ये युवा, आदिवासी। युवा और ये सो जो अन्नदाता, ये फार्मर्स, इन चारों को मिला के, तो ये अगर आप चारों काउंट करो तो ये तो 90% हो जाते हैं देश के। जी। तो अगर आपको कोई ये पहले भी, तो ये बजट के माध्यम से इन सभी को एक मैसेज कि भाई हमने आपके लिए ये किया, ये पहले भी करते थे। इनफैक्ट इनके 10 साल में बजट की प्रकृति में परिवर्तन हो गया है। किस तरह से? बजट बजट पहले अकाउंटिंग के सरकार कहाँ से टैक्स ज्यादा ला रही है, सरकार किन चीजों पे खर्च करेगी, आंकड़े हुआ करते थे। ग्रोथ किस विभाग को ज्यादा अलोकेट कर रहे हैं, किस जगह ग्रोथ, क्या सिचुएशन बन रही है, कौन सी स्कीम नई आ रही है, कौन सा ये। अब ज्यादा फील गुड के किस्म के स्टेटमेंट ज्यादा होते हैं कि आप, इनफैक्ट ये बड़ा आश्चर्यजनक सी हालत थी कि जो 2019-20 का बजट पेश हुआ जिस समय मैं वहां था, तो पूरी बजट स्पीच में जो काफी लंबी थी, उसमें बजट के बारे में कुछ भी आंकड़े नहीं थे। इवन फिस्कल डेफिसिट वगैरह जो बहुत कोर चीज होती है उसके बारे में भी आंकड़े नहीं थे। तो मुझे उनको एक अलग से एक स्लिप लिख के देनी पड़ी कि कम से कम ये तो पढ़ दीजिएगा। निर्मला सो सीतारमण जी को? हाँ, तो ये एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि उस स्पीच में फिस्कल डेफिसिट जैसे डेटा नहीं थे और आपने वो लिख करके दिया, तो क्या ये स्पीच उनके पास से नहीं आई थी? नहीं, स्पीच बनने का तो वो अलग कहानी है, वो आप कभी उस किताब में पढ़िए, मैंने पूरी डिस्क्राइब कर दी है। पर जो स्पीच बन गई हम्म। और जो छपी, उसमें आंकड़े नहीं थे, उसमें कोई नंबर्स नहीं थे हम्म। कि कितना खर्चा हो रहा है, ये कितनी। देखा है, ट्रेंड देखा है कि एस्टिमेट्स देना, कितना एलोकेशन, ये हाँ, सब बंद हो चुका ये है। तो हमेशा होता है, उस बजट में नहीं हुआ। तो फिर मैंने ये 2-3 चीजें, ये जो की आंकड़े हैं, मैंने कहा जब हम सुबह मिले बजट, बजट पेश करने जाने के लिए, तो हम्म। मैंने कहा मैडम ये इसमें बहुत की चीजें ये रह गई है, मैंने हाथ से लिख दिया है, इसको आप जब बजट स्पीच पढ़ लें तो उस समय आप पढ़ दीजिएगा जरूर से, क्योंकि इसके बिना ऐसा लगेगा कि ये बजट है क्या। बजट का हमेशा आप एक सामान्य मतलब निकालते हैं कि भाई आपकी चाहे कोई भी एंटिटी हो, देश हो, परिवार हो, कंपनी हो, कि भाई क्या आमदनी होती है और क्या खर्चा कर रहे हैं और कितना हमारा कमी बेशी है, ताकि हम कर्जा वर्जा ले रहे हैं। ये जो सबसे की आंकड़ा होता है, इसको तो इसके बिना तो बजट की बात ही, बजट बजट कहना मुश्किल है। जी। राइट, उसके बिना तो राष्ट्रपति जी का भी भाषण होता है, उसी तरह से और भी कई 15 अगस्त से भी में भी प्रधानमंत्री जी भी भाषण देते हैं। तो अगर वित्त मंत्री जब बजट पेश करें तो बजट के बारे में बात होनी चाहिए। वो काफी कुछ परिवर्तन हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, मोटा मोटा कितने नंबर देते हैं इस बजट को आज के सूरत हाल में? जो बीजेपी अभी चुनाव से उभर करके आई है, हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हमेशा देखते हैं, बिकॉज नाउ वी आर लुकिंग मोर एज फॉरवर्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी देन एनीथिंग एल्स। तो एक क्राइसिस दिखी उसको, एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो कि इकोनॉमिक रूट्स हैं, जिसकी एक लार्ज अमाउंट ऑफ लोगों में एक रोष है, युवाओं में और नौकरी पेशा, नौकरी चाहने वाले लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है इन्वेस्टमेंट्स का। तो क्या आपको लगता है कि इस पॉलिटिकल नेगेटिव को रिकवर करने की कोशिश की गई, रेमेडी करने की कोशिश की गई इस बजट में? देखिए बजट मुख्यतः 3 बड़ी कंस्टिट्युएंसीज को एड्रेस करने के लिए बनता है। पहला तो ये है कि सरकार का जो मुख्य काम है, जिस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसको अज्यूम ही करके चलते हैं, वो ये काम है कि सरकार जो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज है,
आपका डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एनवायरमेंट साफ रखना है, हेल्थ एजुकेशन जो देश मैंने चलाना। ये जो जो प्राइवेट सेक्टर नहीं देता है, ये सरकार का गठन ही इन चीजों के लिए हुआ होता है कि, और उसी के लिए उनको अधिकार होता है सरकार को कि भाई टैक्स ले लो, क्योंकि आप इनको प्राइस नहीं कर सकते चीजों को। तो ये एक मुख्य चीज होती है। इस पे कितना खर्चा बढ़ रहा है। अब जैसे देश में इस समय बड़ी भारी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। देश में क्लाइमेट चेंज की भी काफी काफी प्रॉब्लम आ रही है। हमारी नदियां इतनी गंदी हैं। हमारे 17 सिटीज टॉप 20 पोल्यूटेड एयर एयर के पॉइंट ऑफ सिटी में आते हैं। तो इन पे कितना खर्चा आप करते हैं, इन चीजों को कैसे लेते हैं ताकि लोगों की सभी की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो। दूसरा आपका ये रहता है कि जो गरीब, आपने कहा गरीब है, अनएम्प्लॉयड है, उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम रिडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हमारी, या वेलफेयर स्कीम कह लीजिए, फ्रीबीज भी इसमें आती हैं। और तीसरा, देश के आर्थिक विकास के लिए, देश की जीडीपी का साइज बढ़ाने के लिए, देश की डेवलपमेंट करने के लिए उस पर कितना खर्चा करते हैं। तो जो आप ये कह रहे थे रेटिंग का, रेटिंग इज ए सीरियस एक्सरसाइज। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कई बार ये इंडस्ट्री से बजट पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, उससे पहले वो रेटिंग करके एक रिएक्शन दे देते हैं। चाहते हैं, ठीक है। मैं बजट को रेट करता हूँ। तो अपनी जो किताब मैंने जो लिखी है, लिख रहा हूँ इस समय 24-25 के बजट की, 23-24 के बजट के लिए पिछले साल लिखी थी, 24-25 की, उसमें मैं एक रेटिंग करता हूँ। बट वो बड़ी सीरियस एक्सरसाइज है, उसमें पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। तो ओके, अभी हम इसको सवाल को बदल देते हैं कि अभी आप रेटिंग, मैं रेटिंग नहीं करूंगा। मैं आपके सवाल बदल देता हूं कि मौजूदा इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को देखते हुए ये बजट कितना सक्षम है। ये कई सारी चीजों को तो एड्रेस एड्रेस करने की डेफिनेटली इन्होंने काफी कोशिश की। इंटेंट है। इंटेंट भी है। जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बड़ा जबरदस्त मुद्दा है, बड़ा गहरा मुद्दा है। मेरी अपनी राय में सरकार अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अकेले सॉल्व नहीं कर सकती, हम्म। राइट। बट वो दूसरी बात है, वो एक और फंडामेंटल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन की बात है। बट इन्होंने इस बजट में इसको एड्रेस करने की कोशिश की है। उसमें कई कदम भी उठाए। अब वो कदम ठीक से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। उन कदमों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे ढंग से, नहीं कर पाएंगे। उसमें जब एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो क्या उसमें और कई सारी प्रॉब्लम निकलेंगी। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक पहला मेजर ये है कि अगर कोई भी नया एम्प्लॉयमेंट देता है जी। तो उसको 1 महीने की तनख्वाह सरकार दे देगी। और वो 1 महीने की भी बात ये है कि भाई अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का एम्प्लॉय नहीं है, होना चाहिए, देंगे 1 महीने की तनख्वाह, लेकिन 15,000 से ज्यादा की नहीं देंगे। तो अगर किसी की 25,000 की तनख्वाह है, उसके लिए तो 15,000 ही देंगे। फिर ये 1 महीने के बाद 2 साल तक का एम्प्लॉयमेंट जो देगा उसको 1 महीने देंगे। अब वो 2 साल तक का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी उसने दी, तो आप डिसबर्समेंट कब करोगे? 2 साल बाद करोगे या पहले कर दोगे? पहले कर दिया तो वो छोड़ के चला जाएगा, तो क्या करेंगे आप? ऐसे कई सारे उसमें मुद्दे जुड़े रहते हैं कि यानी आप, इम्प्लीमेंटेशनरी प्रॉब्लम्स का क्लैरिटी नहीं है। करेक्ट। ये प्रयास है, बट प्रयास के साथ साथ किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन होगा। जैसे आपने पीएलआई वगैरह में देखा कि अनाउंसमेंट करते समय हम बड़ी अच्छी बात लगती है, बट जब एग्जीक्यूशन करने जाते हैं तो उसमें जो हम अपने आप को बांध देते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। राहुल, हमें बंद करना पड़ेगा। एक और सवाल ले लीजिए बस। हाँ, मैं मोटा मोटा ये एक एम्प्लॉयज का ये जो टैक्स स्ट्रक्चर बदला है, क्या आपको लगता है कि ये कॉस्मेटिक है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर सरकार कह रही है कि नए टैक्स रिजीम में आ जाओ, सारे बेनिफिट जो बाकी तुम अवेल करते थे, बेनिफिट्स इंश्योरेंस का, सब छोड़ दो। क्या आपको नहीं लगता कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में ज्यादा टेक्निकली बहुत कुछ है सो नहीं? ये जो मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, 8-9 करोड़ लोग जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनकी उम्मीद से कम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉस्मेटिक है, हम्म। लेकिन उनकी उम्मीद से डेफिनेटली कम है। उनको दो बड़े फायदे मिले हैं इसमें। एक फायदा तो ये मिला है कि भाई अब आप का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 की जगह 75,000 हो जाएगा। दूसरा आपका ये कि टैक्स रेट में थोड़ी बदलाव है। पहले 6 लाख से पहले
5% रहता था, अब 7 लाख से पहले 5% कर दिया है। पहले 6 से 9 पे 10% लगता था, अब 7 से 10 में 9 ये 10% कर दिया। उन्होंने खुद ने कहा कि इससे करीब 17,000 17,500 रुपए का फायदा हो जाता है। अब आप एक तरफ से ले लीजिए 17,500, मतलब करीब 1,500 रुपया प्रति मंथ। अब यूं ही एक छोटी बात नहीं है, 1,500 रुपया भी इम्पोर्टेंट होता है, बट मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से बहुत कम कम रहा होगा, लग रहा होगा। तो कॉस्मेटिक तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी शायद। सर मैं जल्दी से आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, ये प्राइवेट सेक्टर को लेकर के एक सरकार के अंदर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ने जो कहा कि प्रॉफिट्स आर नॉट कमेंसुरेट टू द वेजेस और द एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, क्या आपको लग रहा है एक बड़ा बॉटलनेक बन गया इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट? देखिए, हम सरकार में बैठ के कई बार प्राइवेट सेक्टर से अननेसेसरी और अनजस्टिफाइड एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। अब आज भी भाषण में उन्होंने काफी समय कहा प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, पहले भी कहा कि हनुमान है ये, अब जाग जाओ, इन्वेस्ट करो, वगैरह वगैरह। प्राइवेट सेक्टर को हमें मानना चाहिए कि वो इन्वेस्ट तभी करेंगे जब उनको इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नजर आएगा। वो उनके पास सरकार की टैक्स के और लोन पे लिए हुए पैसे नहीं है जिसको उनको चुकाना नहीं है। उनको अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा कर देते हैं जिससे उनको नुकसान होता है, तो वो ना वो लोन चुका पाएंगे, ना अपना प्रॉफिट कमा पाएंगे, ना अपने एम्प्लॉयज को दे पाएंगे। तो कैपेसिटी कितनी है कितनी नहीं है, ये सरकार अगर व्यू करे और फिर उम्मीद करे कि भाई आप लगा दीजिए फैक्ट्री, तो वो उचित नहीं है। ये उन पे छोड़ दीजिए। राइट। मैं इस बात की स्पष्ट मान्यता रखता हूं कि प्राइवेट सेक्टर से अगर आप हालात ऐसे पैदा करते हैं कि जिससे उनको इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉफिट होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो है इसीलिए बाजार में, वो है क्यों इंडस्ट्री में, वो इसीलिए है। तो तो व्हाई इज द टाइगर क्राउचिंग देन? क्यों नहीं कर रहा है प्राइवेट सेक्टर? इसका बहुत सिंपल कारण है। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप अगर देखेंगे तो अगर जो रूटीन और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, कपड़े बनाने से लेके और जूते बनाने, लेदर बनाना, फूड प्रोसेसिंग, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, और उसमें आज भी वो भी शामिल कर लीजिए जो बेसिक इंडस्ट्री होती है जैसे स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह, इनमें दुनिया भर में जो कैपेसिटी है वो आपकी डिमांड के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अभी आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा कि चीन में इतनी ज्यादा स्टील की कैपेसिटी है कि वो डंप कर रहे हैं दुनिया भर में। हमारे स्टील वाले कह रहे हैं कि वहां से रोकना चाहिए। अब ऐसी अगर स्थिति होगी तो कोई प्राइवेट इंडस्ट्री स्टील की प्लांट क्यों लगाएगा? और आज से अगर आप 15 साल पहले जाएं, जब चाइना में जबरदस्त डिमांड थी और चाइना के पास सप्लाई नहीं थी, उस समय पूरी दुनिया से चाइना खरीद रहा था, चाहे कोयला हो, चाहे स्टील हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, वगैरह वगैरह। और हमारे लोगों ने बहुत सारी फैक्ट्रियां उस समय लगाई। तो बिजनेस को अगर अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो वो इन्वेस्ट करेगा, और बिजनेस को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तो नहीं करेगा। आज के दिन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की जो फ्यूचर इंडस्ट्री है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री है, पंप स्टोरेजेस वगैरह, ये इंडस्ट्री जो है फ्यूचर की, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन उसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर हम उसमें बंधन लगाते हैं कि भाई चाइनीज टेक्नोलॉजी से अगर चाइनीज यहाँ इन्वेस्ट करें तो हम नहीं करने देंगे। कल इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात कही उन्होंने कि भाई एफडीआई तो आने दीजिए। तो आप अगर जिस चीज में इन्वेस्ट दुनिया में आज हो रहा है और जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसको इन्वेस्ट नहीं करने देंगे, तो यहाँ पे फिर कोई इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तो आई थिंक ये ऐसे विषय हैं जिनको काफी गहराई से देखना चाहिए, न केवल इमोशनली कोई बात करके कि भाई आप इन्वेस्ट कर दीजिए, अब क्या चाहिए आपने, हमने तो कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। अरे भाई, कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से फायदा तभी होता है जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट कमाएगा। अगर जिस चीज में प्रॉफिट नहीं है तो वो कॉर्पोरेट टैक्स से कैसे फायदा उठाए? नहीं तो क्या सर माहौल ठीक हुआ इस बजट से कुछ? मुझे छोटा सा ये बता दीजिए नहीं कि नहीं, इन चीजों में कोई ठीक नहीं हुआ है माहौल। ये आपसे किसी दिन मैं और विस्तार से अगर आप चर्चा करना चाहेंगे, तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में, ना इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट में कोई माहौल देश का में इन्वेस्टमेंट का बढ़ा नहीं है। इसीलिए एफडीआई भी आनी कम हो गई, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। तो चलिए आपसे कभी इस बारे हम में इस फिर पे लंबी विस्तार से डिबेट करेंगे सर। मैं पहले से ही राज खोल देता हूं कि
गर्ग साहब की एक नई किताब आने वाली है 15-20 दिन में, और अगर आप जानना चाहें कि किस लेवल पे प्याज की किस इकोनॉमिक परत में क्या है, उस किताब को जरूर पढ़िएगा। गर्ग साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू थैंक यू, स्पीक। थैंक यू वेरी मच राम, थैंक यू। थैंक यू।